डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है कार्यपालिका का चयन। तो देखिए, कार्यपालिका का जो चयन या नियुक्ति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो इसके चयन या नियुक्ति के जो विभिन्न मॉडल हैं भिन्न भिन्न देशों में, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। तो उनमें से पहला है पैतृक। पैतृक जो कार्यकारी होता है वो एक बार पदासीन होने पर जीवन पर्यंत शासन करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब वो पद पर आसीन हो जाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उस पद पर बने रहते हैं और शासन कार्य संभालते हैं। इनकी निधन के बाद ही उसी वंश का कोई व्यक्ति है वो शासन का उत्तराधिकारी होता है, और यह उत्तराधिकार है वो ज्येष्ठ अधिकार कानून से मिलता है। यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यपालिका का जो प्रमुख है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो ज्येष्ठ उत्तराधिकारी है वह उस पद पर आसीन होता है। पुत्र के अभाव में निकट का जो संबंधी है वो उस कार्यकारी पद पर आरूढ़ होता है। इस व्यवस्था को हम राजतंत्र के नाम से जानते हैं। यानी राजतंत्र के अंतर्गत देखा जाता था कि राजा ही उस गद्दी पर बैठता था, और राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसका ज्येष्ठ पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी होता है, और यदि उसके कोई पुत्र नहीं है तो उसका निकट संबंधी है वो उस पद पर बैठता था। तो इस प्रकार से पहला जो तरीका था वो था पैतृक। दूसरा जो तरीका है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी कई जो देश हैं उनमें कार्यपालिका की जो अध्यक्ष का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली लोकतंत्रीय भावना के अनुकूल है। इससे राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है, लेकिन इस प्रणाली का एक खतरा है कि कभी कभी जनता की भावनाओं को भड़का करके इस प्रणाली के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति हैं वो कार्यकारी पद पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन है वो भी एक पद्धति है। तीसरा है परोक्ष निर्वाचन। कई देशों में मुख्य कार्यकारी का निर्वाचन है वो एक विशिष्ट मंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसलिए भारत के अंतर्गत जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इस पद्धति में प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो उत्पन्न तनाव है या जो गड़बड़ियां हैं वो नहीं होती, और चुनाव भी बड़े विवेकपूर्ण ढंग से संपन्न होता है। लेकिन इस पद्धति का एक दोष है कि सच्ची शक्ति जो है वो निर्वाचक मंडल में न होकर राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथों में होती है, और निर्वाचक मंडल के सदस्यों को उनके नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तीसरी जो पद्धति है वो परोक्ष निर्वाचन की है। चौथा है व्यवस्थापका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापका द्वारा निर्वाचन जो प्रणाली है इसमें विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका का निर्वाचन करते हैं। यानी विधायिका के दोनों सदनों द्वारा कार्यपालिका के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जैसे स्विस संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन वहाँ की विधायिका के द्वारा ही किया जाता है। अब इस प्रणाली का एक बड़ा ही लाभ है कि जिन लोगों को मतदान का अधिकार मिला है वे अपेक्षाकृत कुशल और योग्य होते हैं। इसलिए कार्यकारी जो प्रमुख होता है उसका निर्वाचन भी कुशलता और योग्यता के आधार पर होता है। लेकिन इस प्रणाली का एक दोष है कि इसमें कार्यपालिका का जो प्रधान है वो विधान पालिका से प्रभावित होता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता में कमी होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से चौथा जो मेथड था वो है व्यवस्थापका द्वारा निर्वाचन। इसके बाद में है मनोनयन। कार्यपालिका का मनोनयन भी होता है
जैसे कि भारत में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले गवर्नर जनरल या गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसी प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो चयन है भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला देखा पैतृक, दूसरी प्रणाली थी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, तीसरा था परोक्ष निर्वाचन और चौथा था व्यवस्थापका द्वारा निर्वाचन और पांचवा मेथड था मनोनयन। तो इस प्रकार से कार्यपालिका का चयन किया जाता है। थैंक यू।